नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल को संयुक्त समिति को भेजने का फैसला। जीएसटी विधेयक भी भेजा जा सकता है प्रवर समिति के पास। जयललिता फिर से बन सकती हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। आज एआईएडीएमके की अहम बैठक में हो सकता है ऐलान। पनीरसेल्वम पेश कर सकते हैं इस्तीफा। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मुसाफिरों की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने लगाया एस्मा। सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक बी रामलिंगराजू समेत 10 अभियुक्तों को जमानत। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में 7 साल की सजा भी निलंबित। और राष्ट्रपति ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस को बताया भरोसेमंद साझेदार। 5 दिवसीय रूस यात्रा से स्वदेश लौटे प्रणब मुखर्जी। भूमि अधिग्रहण बिल का बजट सत्र में पारित होना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। ऐसे में सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया है। वहीं जीएसटी विधेयक को भी राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। यह विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। भूमि विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त समिति की अध्यक्षता के लिए बीजेपी नेता एसएस अहलूवालिया के नाम की चर्चा है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक का अध्ययन करने के लिए संयुक्त समिति के गठन के लिए आज लोकसभा में एक प्रस्ताव भी ला सकती है। इस प्रस्ताव को फिर समिति में नामों को मंजूर करने के लिए राज्यसभा में ले जाया जा सकता है। और इस बीच कल भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक विपक्ष के भारी विरोध के बीच ही लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने इस विधेयक के प्रावधानों को किसान विरोधी करार दिया और सदन से वॉकआउट किया। संशोधनों के बाद लोकसभा में दोबारा पेश किए गए इस बिल को सरकार ने किसानों के हित में बताया है। भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित विधेयक को सोमवार को सरकार ने एक बार फिर लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन विधेयक लोकसभा से पहले पारित हो चुके भूमि विधेयक से अलग है और किसानों के हित में है। The first thing which comes from Mehtab ji, that where is the bill? I am the in charge of this department. And the first bill is with me, and the second bill is with me. There is no in between. विधेयक को पेश करने से पहले इसे विपक्ष के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे किसानों के हितों के खिलाफ और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला करार दिया। आरएसपी के सांसद प्रेमचंद्र ने कहा कि पहला विधेयक लोकसभा में ही लंबित है, तो ऐसे में पहले बिल को वापस लिए बगैर दूसरा बिल नहीं लाया जा सकता। हालांकि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्पष्ट किया कि भूमि बिल से जुड़ा कोई विधेयक संसद में लंबित नहीं है। ये चाहते हैं कि ये बिल एक ऐसी बिल है जो किसानों के हित में नहीं है, और 2013 का जो बिल था वो सभी के सहमत से बना हुआ बिल था, और ये जो बिल है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उनके हिफाजत के लिए। Rule 112(2). Suppose the House agrees to introduce the bill, what would be the consequences? According to clause 112(2), the bill has to be removed because an identical bill which has already been passed by this House and sent to the other House. I move to oppose the introduction of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Second Amendment Bill 2015. The bill takes away the chapter on social impact assessment, chapter 2, chapter on food security in case of certain land acquisition. This bill is against the interest of the farmers. विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करके सदन से वॉकआउट किया। दरअसल 2013 में यूपीए सरकार के दौर में पारित भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके सरकार ने दिसंबर 2014 में अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के बदले विधेयक इसी साल मार्च में लोकसभा से पारित हुआ। इस अध्यादेश की समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार ने राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान करके अप्रैल में फिर नया अध्यादेश जारी किया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया कि मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और सरकार उसे भारत वापस लाकर ही रहेगी। सरकार पर विपक्ष की ओर से दाऊद के बारे में स्थिति साफ करने का भारी दबाव था। मुंबई में 1993 में हुए धमाकों का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इस बात की जानकारी लोकसभा को दी। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पर दाऊद इब्राहिम के साथ कई अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर दबाव बनाया गया है। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को भारत लाने का भरोसा दिया। पाकिस्तान पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने, दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर लगातार दबाव बनाए रखे हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद की मौजूदगी के सबूत और तमाम अन्य कागजात पाकिस्तान को वक्त वक्त पर सौंपे जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं और उसे भारत को सौंप दें। हालांकि पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने ही संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार को दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने सरकार की तीखी आलोचना की थी और सरकार से मामले में सफाई मांगी थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा ने विदेशों में काले धन से जुड़े बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया है। इस बिल में विदेशों में जमा काले धन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। बिल में विदेशों में जमा काले धन पर टैक्स, जुर्माने के अलावा सजा का भी प्रावधान है। वित्त मंत्री ने इस बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल विदेशों में गैर कानूनी तरीके से संपत्ति जमा करने पर रोक लगाएगा। काले धन के खिलाफ लाए गए विधेयक को लोकसभा में सभी दलों का समर्थन मिला। करीब 5 घंटे की बहस के बाद ये बिल ध्वनिमत से पास हो गया। बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने से विदेशों में गैर कानूनी संपत्ति जमा करने पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा फिलहाल जो काला धन विदेशों में जमा है उसकी जानकारी हासिल करना भी आसान होगा। Slowly the world is moving towards automatic exchange of information, and once that automatic exchange of information is available, they will be liable for penal action. काले धन से जुड़े इस विधेयक पर बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन साथ ही सरकार को आगाह किया कि सरकार के लिए काले धन को वापस लाने से पहले चुनौती उस धन की जानकारी हासिल करना है। इसके अलावा उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। The NRI comes back, he has to provide a proper money trail of all the assets that he has acquired over so many years abroad, and if the money, the paper trail is not properly verified by the tax authorities, imagine what will happen to that NRI. बिल पर हुई बहस के दौरान घरेलू काले धन से निपटने पर भी बात हुई। विपक्ष के कई सांसदों ने कहा कि इस बिल में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही कुछ सांसदों ने काले धन के स्रोत का पता लगाने पर भी जोर दिया। Government was going to bring bill in respect of the undisclosed foreign income and assets for the purpose of bringing back the black money into the country. That undisclosed income abroad will no longer be taxed under Income Tax Act. Should we believe that domestic black money holders can escape from Income Tax Act by stashing away funds abroad? Conversely, foreign black money holders can escape from the rigors of the new law simply by converting foreign black money into Indian black money. बिल में विपक्ष के प्रस्तावित सभी संशोधन नकार दिए गए। बहस के दौरान कुछ राजनीतिक टिप्पणी भी सुनी गई। कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार से हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने की मांग की, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूरी में इस बिल का समर्थन कर रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा ने सोमवार को सीमा समझौते से जुड़े विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह विधेयक लोकसभा से लौटाया गया था ताकि अधिनियम के नाम में हुई चूक को दुरुस्त किया जा सके। विधेयक पहले ही 6 मई को राज्यसभा से पारित हो चुका है।
राज्यसभा ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री समझौते से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। 119वां संविधान संशोधन विधेयक जब 6 मई को राज्यसभा में पेश किया गया तो इसके अधिनियम का नाम भी 119वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013 लिखा था, जो अधिनियम बनने के बाद 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कहलाता। राज्यसभा से पारित होने के बाद बिल जब लोकसभा में पहुंचा तब ये पता चला। इसे दुरुस्त करने के लिए राज्यसभा में फिर से पेश किया गया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। इससे विधेयक के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस संशोधन को पेश करने की वजहों से सदन को अवगत कराया। मुझे सदन को ये शुभ सूचना देनी है कि ये बांग्लादेश भारत भूमि सीमा समझौते से संबंधित जो संशोधन विधेयक राज्यसभा में निर्विरोध पारित हुआ था, वो लोकसभा से भी सर्वसम्मति से ही पारित हुआ है। विधेयक पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचूरी ने ऐसी चूक से बचने की सलाह दी। I think in future this has caused a great embarrassment for the entire House. I don't blame the Honorable Minister, but I think the officers concerned, those who are going into it, they should go word by word, line by line, so that in future a bill like this having a national and international ramification and importance should not be dealt like this has been dealt with by the officers who were drafting the bill. I said in Hindi, कौन सा amendment है, कौन सा number है? आपको मैं याद दिला रहा था यहाँ से कि भाई ये कौन सा amendment है, 100 या 109? हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है सर। ये चेतावनी होनी चाहिए आगे के लिए कि इस तरह की गलती ना हो। और जब हम कहते हैं कभी-कभी नंबर के बारे में, जरा सुन लीजिएगा। इसके बाद विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कुल सदस्य का आधा और उपस्थित सदस्यों के 2/3 का समर्थन जरूरी होता है। Now, subject to correction, ayes 181, noes nil. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill, as amended by the amendments agreed to, is passed by the required majority. ये विधेयक असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय से लगती बांग्लादेश की सीमा समझौते से जुड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तटीय राज्यों के मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिबंध के चलते इन इलाकों में मछुआरे मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों के मछुआरे अप्रैल से मई के बीच हर साल लगाए जाने वाले प्रतिबंध की अवधि में बदलाव की मांग कर रहे हैं। Our government is taking the side, is going against the interest of farmers, fishermen, laborers. Now they have extended the fishing ban and they are allowing foreign trawlers to come in at the expense of our fishermen, and this is affecting fishermen in all the coastal states. The government should withdraw this ban and let our fishermen do this. और इस बीच केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। उनका आरोप 100% गलत है। ऐसा कोई सरकार ने निर्णय नहीं किया है, कोई विदेशी जहाज आए नहीं है और किसी प्रकार की ऐसी घटना हुई नहीं। इस प्रकार की कोई तकरार भी मिनिस्ट्री के पास आई नहीं है। और फिलहाल उतने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। राज्यसभा टीवी की टीम है कश्मीर घाटी के गांव में। यह रसूखदार कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा गांव था। कश्मीर से रुखसत हो चुके हैं पंडित। कश्मीरी पंडित यहाँ के थे, यहाँ के हैं और यहाँ के रहेंगे। क्या लौटेंगे वो वापस? देखिए कश्मीरी पंडितों के पलायन और पुनर्वास की कहानी, हमारी स्पेशल रिपोर्ट बेबस परिंदे उजड़े तैयार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। खेती के नाम पर तमाम अनुसंधान, फिर भी बेहाल है छोटा किसान। संकट में याद आती है नई तकनीक, लेकिन सुपात्रों तक पहुंच के लिए नहीं है ठोस नीति।
प्रयोगशाला से खेत के बीच बरकरार है दूरियां। खेती और तकनीक की जमीनी हकीकत पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था पर मिली चुनौती को 9 या 11 न्यायाधीशों की पीठ के हवाले करने पर फैसला करेगा। इसके बाद इस मामले की मेरिट पर विचार होगा। जस्टिस जे.आर. खेहर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वो हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करेगी, और ऐसा इस वजह से कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अभी काम नहीं कर रहा है और उन न्यायाधीशों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जस्टिस जे. चेलमेश्वर, एम.बी. लोकर, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार गोयल की सदस्यता वाली इस पीठ ने कहा कि अगर इस मामले को इससे बड़ी पीठ को भेजा जाता है तो नई पीठ को मामले की सुनवाई शुरू से करनी होगी। और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। आज होने वाली AIADMK की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जयललिता 17 मई को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। चेन्नई में ढोल नगाड़ों पर झूमते और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते इन लोगों के लिए ये दिन खास है। लोग AIADMK प्रमुख जे. जयललिता के बरी होने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। Yes, it's a great verdict for Amma. It's a great verdict. She's a brave lady. She's a brave lady. She's a brave lady. Amma will never be defeated hereafter. Even a common man is having the faith in judiciary. Now it is very clear that our Indian judiciary is functioning very well. We thank judiciary. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पन्नीर सेल्वम जल्द ही पद से इस्तीफा दे सकते हैं और जयललिता एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में हैं। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जयललिता ने कहा कि यह साबित हो गया कि वो गलत नहीं थी। As earlier announced, the learned judge sat in the court and pronounced a judgment that all the accused are acquitted and the appeals filed by them have been allowed and the prosecution case stand dismissed. राज्य में उनकी धुर विरोधी DMK ने कहा कि ये फैसला अंतिम नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मामले को आगे ले जाने की बात कही है। हाईकोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि साल भर बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। A bit surprising this judgment, and we have to study it to find out where the judge has relied on, because he has to give an argument. But certainly in view of what the Supreme Court had said, I think an appeal is very desirable because we can't let this go at this stage. मैं उनको बधाई देती हूँ। अब कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट ने कहा है कि और वो जो बहुत जल्द मुख्यमंत्री फिर से बनेगी। 19 साल पुराने इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को उनकी सहयोगी शशिकला समेत 4 लोगों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाने के साथ 100 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। 1996 में मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आय से 66 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा ईंट मारकर महिला को घायल करने के मामले में सभी राजनीतिक दलों और पुलिस ने एक सुर में निंदा की है। कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। महिला को ईंट मारते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का वीडियो सार्वजनिक होते ही इसकी चौतरफा निंदा हुई। सोशल साइट से लेकर सत्ता के गलियारों तक दिल्ली पुलिस की इस घृणित कार्रवाई पर आलोचना हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने घटना पर खेद प्रकट किया और आरोपी कांस्टेबल पर मुकदमा चलाने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उस हेड कांस्टेबल को ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मैंने हुक्म दिया है कि इसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ आगे हम कार्रवाई करेंगे। उधर सामाजिक संगठन सिर्फ निलंबित करने को सही नहीं मानते। बीजेपी नेता किरण बेदी ने कांस्टेबल को हमेशा के लिए रिटायर करने की मांग की है। ऐसे व्यक्तियों को डिपार्टमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कंपल्सरी रिटायर कर देना चाहिए
और साथ में डिपार्टमेंट को एनालाइज करना चाहिए कि ये व्यक्ति ने ऐसा बिहेव क्यों किया। पीड़ित महिला का कहना है कि कांस्टेबल ने उससे रिश्वत मांगी थी, पर उसको रिश्वत देने से इनकार करने पर उसकी कहासुनी हो गई। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मुझे मारा उसको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी के साथ करने से पहले 10 बार सोचे। पीड़ित महिला मथुरा रोड पर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। कांस्टेबल सतीश चंद्र ने पेपर दिखाने के बावजूद उससे रिश्वत मांगी, जिसे न देने पर हुई हाथापाई में कांस्टेबल ने ईंट से उसे घायल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में रोड रेज के एक मामले के विरोध में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के ड्राइवर की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। डीटीसी कर्मचारियों की मांग है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस बीच दिल्ली सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लागू कर दिया है। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली डीटीसी बसें सोमवार को बंद रही। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर डीटीसी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर रहे। बस सेवा बंद होने की वजह से दिल्ली वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालक यात्रियों से मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। 1.5 घंटा मैं भजनपुरा स्टैंड पे खड़ी रही, कोई भी बस नहीं थी। पैदल चलते चलते रुकते रुकते मैं 9:30 पे करीब मोरी गेट पहुंची। पसीने से हालत बेकार। मैं खान मार्केट आया था अपने काम से, लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत हुई है और घर से करावल नगर से चला हूँ तो 100-150 रुपए तो अब तक 3 व्हीलर में दे चुका हूँ। डीटीसी के ड्राइवरों ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। हमारी मांग ये है कि उस परिवार को, आज के टाइम इतनी महंगाई है, कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना चाहिए गवर्नमेंट को और एक गवर्नमेंट जॉब। स्ट्राइक नहीं की है, हम सिर्फ शोक सभा प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य ही है जो कल एक्सीडेंट में मारा गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने ड्राइवर के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को परिवहन विभाग में स्थायी नौकरी देने का भरोसा दिया है, लेकिन हड़ताल पर राजनीति तेज हो गई है। इन सारे चीजों को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है और हद यहाँ तक हुई है कि आज कल जा करके सारे मसले पर फैसले होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए डीटीसी के अंदर हड़ताल कराने की तरफ बढ़ी है। ये लगातार इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार का काम आप कर रहे हैं इसका जवाब आपको दिल्ली की जनता को देने की आवश्यकता है। डीटीसी बसों के नहीं चलने से लोगों के ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो रही है। दिल्ली में हर दिन हजारों लोग बस की यात्रा कर गुड़गांव, दिल्ली व नोएडा में अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं। ये सभी लोग आज घंटों की देरी से ऑफिस पहुंचे। साथ ही डीटीसी कर्मियों की हड़ताल की वजह से परिवहन विभाग को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सत्र अदालत ने कल करोड़ों रुपए के सत्यम कंप्यूटर घोटाले से जुड़े मामले में कंपनी के संस्थापक बी रामलिंगा राजू और 9 दूसरे लोगों को जमानत दे दी है। साथ ही उनकी 7 साल की सजा भी निलंबित कर दी गई है। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटाले सत्यम मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत ने 9 अप्रैल को 10 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें कंपनी के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन बी रामलिंगा राजू और उनके भाई भी शामिल थे। कोर्ट ने सभी दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। राजू पर कंपनी के खातों में हेरफेर कर करोड़ों का व्यारा नारा करने का आरोप है। चेरलापल्ली केंद्रीय जेल में बंद रामलिंगा राजू ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते सत्र अदालत में चुनौती दी थी। सत्यम कंप्यूटर्स में 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला 2009 में सामने आया था। अदालत इस मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राजू की अपील पर अगले महीने सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस को भरोसेमंद साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करने की रूस की योजना के मद्देनजर राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही दूसरे किसी देश से रूस के संबंध आगे बढ़ रहे हों, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध हमेशा मजबूत होते रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 5 दिन की इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए। राष्ट्रपति ने दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत की याद में विक्ट्री डे परेड की 70वीं वर्षगांठ में भी शिरकत की थी। Russia has been a pillar of strength at difficult times of Indian history. India will always reciprocate this support. Russia is and will remain our most important defense partner and a key partner for our energy
security both on nuclear energy and hydrocarbons. ब्रिटेन में डेविड कैमरन की अगुवाई में नई सरकार में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को रोजगार मंत्री बनाया गया है। प्रीति को एसेक्स के विटहम से चुनाव ये जीती हैं। इसके अलावा नई कैबिनेट में कैमरन के ज्यादातर पुराने ही साथी हैं, जिनमें जॉर्ज ओसबोर्न को दोबारा वित्त मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से फिलिप हेमंड को विदेश मंत्री और माइकल फेलन को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि 7 मई को ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए थे, जिसमें डेविड कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास में तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। करीब 30% इलाके में इसके चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान में 43 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास प्रांत के उन इलाकों की हैं जहां बीते 2 दिन में तूफान ने कहर बरपाया। टेक्सास में कई मकान तहस नहस हो गए हैं। मौसम का बदलता मिजाज कहीं बाढ़, कहीं तेज बारिश के रूप में आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। कुछ ऐसे ही हालात दक्षिणी डकोटा के भी हैं। You never cease to be amazed at just how destructive something like this is, and just how it completely decimates these buildings. And you look at the pictures behind you, and there's no substitute for seeing it firsthand. तूफान की चपेट में आए वेन शहर का 30% से ज्यादा इलाका बुरी तरह तहस नहस हो गया है। Approximately 30% of the city of Vane has suffered damages, ranging from completely destroyed homes to downed trees and power lines. The initial response of emergency responders was to locate and identify any injured people as a result, and to transport these victims to the hospital as rapidly as possible. अमेरिका में आमतौर पर मई और जून के महीने में ऐसे तूफान आते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल को संयुक्त समिति को भेजने का फैसला। जीएसटी विधेयक भी भेजा जा सकता है प्रवर समिति के पास। जयललिता फिर से बन सकती हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। आज एआईएडीएमके की अहम बैठक में हो सकता है ऐलान। पनीर सेल्वम पेश कर सकते हैं इस्तीफा। दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मुसाफिरों की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने लगाया एस्मा। सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक बी रामलिंगा राजू समेत 10 अभियुक्तों को जमानत। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में 7 साल की सजा भी निलंबित। और राष्ट्रपति ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस को बताया भरोसेमंद साझेदार। 5 दिवसीय रूस यात्रा से स्वदेश लौटे प्रणब मुखर्जी।